गुड मॉर्निंग जी। भाई ईएफएम के अंदर ये चैप्टर होने के बाद, नेटवर्क एनालिसिस होने के बाद में ईएफएम के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 दिन, 10 12 दिन या 15 दिन तक जो है वो क्लासेस नहीं होगी आपकी। क्योंकि तब तक जो है वो एबीएसटी के कुछ टॉपिक जो है, एबीएसटी में स्टेट्स में कुछ ज़्यादा टॉपिक दे रखे हैं, वो वाले कवर करेंगे। उसके बाद में जो अपन सैम्पलिंग वाले पे आएंगे, जिसमें जैसे उनके इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन दे रखा, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिप्लेसमेंट थ्योरी, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस वगैरह, ये सारी है ना। ये उसके बाद में जो अपन आगे वाला। हाँ भाई, आप बीच में जो है वो नहीं ले रहे थे क्लास, क्या कारण था भाई? पहले सेम वाला एबीएसटी में काफी बड़ा है। सैम्पलिंग वाला जो है वो पढ़ने मतलब उसको पढ़ाने के लिए उससे पहले ये वाली चीजें जो वो अपने को करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो वो उसके बाद में ये कवर करेंगे। तो लगभग 10 से 12 दिन जो है वो, 15 दिन तक जो है वो अ, ये इनका एबीएसटी की ये वाले जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में जो आगे वाले चलेगी। ठीक है। और कल से जो है वो टाइमिंग के लिए, क्योंकि एबीएसटी में अभी 2 क्लासेज चल रही है, तो अब ये आप जो है आप दोनों में से ऑप्शन दीजिए। एबीएसटी के लिए जो प्लान ये है कि सुबह एक क्लास जो है वो 7 से लेके 9:30 तक है, और एक शाम को जो है, फिर शाम को एबीएसटी वाले आप बताओ कि भाई, 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप सब कुछ खाना वाना खा के आराम से जो 8 बजे आए, तो 8 से लेके अपन 10 बजे या 10:30 बजे तक जितना भी जो है वो टाइम लगेगा तब तक जो है वो पढ़ें। एक तो ऑप्शन अपने पास ये है। इसमें आपके पास ये है कि 9:30 से लेके शाम को 8 बजे तक का पूरा टाइम मिलेगा दिन को रिवीजन करने के लिए। और 8 बजे तक आप खाना वाना खा के जो क्लास में होगे, तो 10 बजे तक खाना वाना भी जो है सही जम जाएगा। और उसके बाद में जो वो बिल्कुल बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे ना। तो पूरा दिन आपके पास अवेलेबल रहेगा, और 10 से थोड़ा बहुत लेट भी चलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मॉर्निंग में रखें स्टेट्स या इवनिंग में रखें स्टेट्स? वैसे है आपकी एक दिन की आज क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट जो है उसका शुरुआत जो है वो कर देंगे, और कल जो है वो ये चैप्टर जो वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो एक दिन के लिए आपको ये सुबह वाले टाइम के अंदर स्टेट्स चाहिए या शाम वाले में चाहिए? जो भी है आप बता दीजिए। तो एक दिन में ये मॉर्निंग में रहेगी, तो अपने जो है वो स्टेट्स जो है वो इस टाइम रहेगी, और इस टाइम जो है वो बीएसटी की कॉस्टिंग रहेगी। ठीक है। 8 बजे तक खाना वाना खा के आराम से बैठ जाइएगा, ताकि 8 से फिर 10 बजे, 10:15 बजे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 9:30 भी कंप्लीट हो जाएगी। वो जैसी जैसा टॉपिक होगा उसके हिसाब से चलेंगे। क्लियर है? तो एक दिन भाई आप 7 से 9:30 जो है वो स्ट्रेट्स कल जो है वो आ जाइएगा। नहीं तो इसमें क्या, एक्चुअल में कंटिन्यू में एक तो दूसरी क्लास में थोड़ा बहुत जो है वो एनर्जी भी डाउन हो जाती है, और उसके बाद में जो है एक जूनियर अकाउंटेंट का जो बैच है उसमें भी अब उसकी भी एक क्लास होगी, तो फिर वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। नहीं तो एक सुबह सुबह बढ़िया क्लास ली, फिर पूरा दिन आप पढ़ो, और एक जो है वो शाम के टाइम। ठीक है। और जूनियर अकाउंटेंट का बैच जो है उसको पढ़ाने के लिए एनर्जी जो है वो थोड़ी और ज़्यादा चाहिए होती है।
आप में तो क्या है, आप खुद से जो वो समझदार है, खुद जो है वो चीजें करते भी हैं। मार्जिनल के नोट्स, अच्छा मैंने आप वाले में ईएफएम में अपलोड नहीं किए, मैं आज ही कर देता हूँ। हाँ, अब इसमें चेंज नहीं करेंगे, नोट्स जो है वो कर देंगे। ईएफएम में शायद अपलोड नहीं किए, मैं अभी जो है वो इस जस्ट क्लास के बाद में जो वो उसमें कंटेंट इंपोर्ट ही करना है। अपलोड हो चुके हैं, बन चुके हैं, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। क्लियर है भाई, शुरू करें? ठीक है, तो एक दिन जो है वो 7 से लेके 9:30 तक आपकी रहेगी। हाँ जी, शुरू करें भाई। देखो, इसमें जो है वो दो चीजें लिखी हुई है, पर्ट और सीपीएम। ये आते हैं नेटवर्क एनालिसिस के अंदर। नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है? जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि थोड़े लेंदी होते हैं, जिनके अंदर जो काम कंटिन्यूअस होता है। और जब काम कंटिन्यूअस होता है तो वहां पर क्या होता है कि एक काम जो है वो दूसरे काम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या किया जा सकता है, नेटवर्क डायग्राम के जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो हम टाइम जो वो बचा सकते हैं, हम हमारे रिसोर्सेज बचा सकते हैं, मतलब कि पैसा बचा सकते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे? सबसे पहले तो एक क्रिटिकल पाथ देखेंगे कि भाई कौन सा पाथ जो वो क्रिटिकल पाथ है। उसके बाद में अपन उसके अंदर देखेंगे कि भाई टाइम जो है वो किस तरीके से एलोकेट किया जाएगा, टाइम को किस तरीके से कम किया जाएगा। फिर उसके बाद में जो है वो उसमें रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, पैसा हो गया या फिर मैन पावर हो गया, उनका किस तरीके से इस्तेमाल करें वगैरह वगैरह। जैसे समझिए एक एग्जांपल, जैसे कि आप घर बनाएंगे तो घर बनाने के लिए आपको काम किस तरीके से करना होगा। सबसे पहले आपको जो है वो अ, सबसे पहले जैसे घर बनाते वक्त नॉर्मली क्या किया जाता है, घर थोड़ा नॉर्मल जो सतह होती है उससे थोड़ा ऊपर लिया जाता है। उसके लिए पहले क्या किया जाता है, रेत वगैरह बिछाई जाती है ताकि वो थोड़ा सा ऊपर आए। फिर जो है उसके बाद में नींव खोदी जाती है, नींव खोद के फिर नींव भरी जाती है। नींव भरने के बाद में जो दीवार ली जाती है, दीवार लेने के बाद में आरसीसी की जाती है। आरसीसी करने के बाद में उसके ऊपर प्लास्टर होता है। प्लास्टर होने के बाद उसके ऊपर नीचे की साइड के अंदर फिर टाइल्स वगैरह लगती है। टाइल्स वगैरह लगने के बाद के अंदर इलेक्ट्रिशियन साथ ही साथ काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो वो पाइप वगैरह जो वो लगा देता है। और ये होने के बाद में उसके ऊपर कलर होता है, फिर फर्नीचर होता है। इस तरीके से काम चलता है। और इनमें क्या होता है, कुछ सीक्वेंस जो वो तय होती है कि भाई जैसे नीचे जब तक आपने प्लास्टर नहीं किया तब तक आप टाइल्स नहीं लगा सकते। क्लियर है? टाइल्स लगाने के बाद में ही जो प्लास्टर होगा। और इलेक्ट्रिसिटी का काम वगैरह जो है वो जब इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे तो उस वक्त दीवारें वगैरह सब तैयार होनी चाहिए। उसके बाद ही जो वो ये इलेक्ट्रिशियन आके उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वाला काम करेगा। या फिर आरसीसी का काम जो है वो दीवार बनने के बाद ही होगा। ठीक है? या फिर दीवार जो है वो नींव जब बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, उसे अच्छे से पका दिया जाएगा, उसके बाद में ही जो क्या होगा, काम होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट को दे दिए कि भाई आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। तो अब एक कॉन्ट्रैक्ट को हो गया कि भाई ये काम जो वो लेट हो रहा है तो वो कहेगा कि उसकी वजह से लेट हो रहा है, वो कंप्लीट करे तो मैं करूँ। जैसे टाइल वाले को अपन ने कहा टाइलें नहीं लगा रहे, वो कहे प्लास्टर हो तो फिर मैं टाइलें लगाऊं। तो ऐसा जब लॉन्ग प्रोसेस वाला काम होता है जिसके अंदर लंबा ड्यूरेशन लगता है और जिसमें एक्टिविटी जो उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, तो वहां पर क्या करते हैं अपन, ये नेटवर्क एनालिसिस करते हैं। इसके जरिए अपन क्या कर सकते हैं, उस काम को थोड़ा सिस्टमेटिक कर सकते हैं। भाई ये काम जो है इसके बाद होगा, ये काम जो है वो इसके बाद होगा। और ये करने से, ये नेटवर्क बनाने से, ये डायग्राम बनाने से हम जो है वो इसके अंदर और इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं, उसके ऊपर और इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। मेनली चैप्टर जो है उसके अंदर अपने को दो पार्ट अगर देखें तो एक तो है कि डायग्राम बनाना और एक उसके अलावा की कैलकुलेशन। अब सीपीएम और पर्ट के अंदर क्या फर्क है?
जैसा सीपीएम चलता है क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट, वैसा वैसा ही पर्ट जो है वो चलता है, प्रोग्राम रिवोल्यूशन जो टेक्निक है ये वैसा का वैसा ही चलता है। इसके अंदर भी कोई दोनों में खास डिफरेंस जो है, मतलब उनके बनने और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। पर्ट जो है वो नॉर्मली क्या होता है, ऐसे काम में पर्ट लगाया जाता है जो काम नए हो, जिसके अंदर आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है कि ये काम करने में या इस एक्टिविटी के अंदर इतना समय लगेगा। और सीपीएम जो है क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट, वो रिपीटेटिव वर्क के अंदर लगाया जाता है, जिसके अंदर आपको पता होता है कि इसके अंदर इतना ही समय लगेगा। तो उसके अंदर जो वो एक तरीके से डिटरमाइंड वैल्यू होती है कि भाई ये इतना टाइम ही लगेगा, जबकि पर्ट के अंदर जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती, वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे अपन क्या करते हैं, वैल्यू डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन हुई तो इतने टाइम में हो जाएगा, अगर खराब सिचुएशन हुई तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा, मिनिमम से मिनिमम टाइम इतना लगेगा, और उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। बाकी एनालिसिस का तरीका लगभग जो है वो सारा का सारा सेम है। बस ये है कि ये सीपीएम जो है वो जो रिपीटेटिव जॉब होते हैं उसके अंदर लगते हैं, और पर्ट जो है वो क्या होते हैं, जो नए होते हैं जिनके अंदर टाइम आप पहले से पूरी तरीके से तय नहीं कर सकते, वहां पर लगाया जाता है। अब इसमें अपने को सबसे पहले जो वो एक इम्पोर्टेंट चीज जो सीखनी है वो डायग्राम बनाना सीखनी है। डायग्राम बनाने के लिए कुछ बेसिक बातें जो देख लीजिए, इसमें आज आपको होमवर्क भी मिलेगा थोड़ा बहुत, ताकि आप एक बार डायग्राम के ऊपर जो थोड़ा सा बनाओगे तो अच्छे से तैयार हो जाओगे। फिर बाकी का जो है वो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। देखो एक्टिविटी जो होती है वो क्या है, जैसे कि आपका नींव बढ़ना, ये एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से एरो से जो वो रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर एक सर्कल बनाया जाता है और यहाँ पर एक सर्कल बनाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इनको इवेंट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये एक्टिविटी। ठीक है, जैसे नींव बढ़ना शुरू किया जिस दिन, वो क्या होगा, ये पहला इवेंट होगा, ये पहला इवेंट, और जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन उसको अपन ने जैसे नाम दे दिया टू इवेंट। इसको अपन नंबरिंग कह रहे हैं कि भाई नींव बढ़ना शुरू किया और जो है वो कंप्लीट हुआ। जैसे इसमें टोटल 8 दिन लगे तो यहाँ पर अपन 8 डेज लिखते हैं। क्लियर है। फिर इनको नाम भी दिया जाता है, इसको जो कहा जाता है टेल इवेंट, और इसको कहा जाता है हेड इवेंट। मान लीजिए इस इवेंट होने के बाद में जैसे ही नींव भर दी, उसके बाद में आप दो काम जो वो शुरू साथ में कर सकते हो। मान लीजिए कोई भी दो काम जो वो आप साथ में जो वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर एक एक जो है वो इवेंट कंप्लीट होगा, यहाँ पर एक इवेंट कंप्लीट होगा। क्लियर, ये इस तरीके से चलेंगे। जब किसी पर्टिकुलर इवेंट से दो एक्टिविटी निकलती हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, ब्रस्ट इवेंट जो वो कहा जाता है। ये वर्ड कहाँ से आया, जैसे बंदूक की जब चलाते हैं ना गन वगैरह, जो पबजी वगैरह खेलते हो उनको पता होगा, उसके अंदर पबजी के अंदर जो ऊपर लिखा आता है सिंगल शॉट ब्रस्ट, इस तरीके से सिंगल शॉट के अंदर क्या होगा, एक ही गोली निकलेगी और आगे वाले को हिट करने के लिए। ब्रस्ट के अंदर जो क्या होता है, उसमें से अपन लोकल लैंग्वेज में कहते हैं छर्रे निकलते हैं, मतलब कि वो 1 मीटर के दायरे के अंदर वो गोली जो वो बिखरेगी और उतने एरिया में जो क्या कर देगी वो उसको कवर कर लेगी। नॉर्मली जैसे शिकार वगैरह जब किए जाते हैं तो ये वाला मोड जो वो रखा जाता है, ताकि जैसे खरगोश भाग रहा है तो वो उतने पूरे पर्टिकुलर एरिया में जो है अगर जाएगा तो उसके इसके अंदर भी चला जाएगा। समझ आ रही बात। हाँ, ये 1 शॉट 2 शॉट 4 शॉट वगैरह सारे सारे समझ आ रही बात। तो जब एक इवेंट से दो एक्टिविटी निकले तो उसे क्या कहते हैं अपन, ब्रस्ट इवेंट जो कहा जाता है कि भाई यहाँ से जो क्या हो रही है, दो एक्टिविटी निकल रही है। तीसरी एक्टिविटी के बाद यहाँ से जैसे ये एक्टिविटी जो है, इस एक्टिविटी को नाम दे देते हैं अपन ए, ये जो है वो बी, और ये जो है वो सी। क्लियर है। अब बी एक्टिविटी से एक एक्टिविटी निकलती है डी एक्टिविटी, और इस सी एक्टिविटी से एक निकलती है ई एक्टिविटी। ठीक है, इसको जैसे नाम दे दिया इवेंट में 4 और इसको इवेंट में नाम दे दिया 5। फिर एक एक्टिविटी जो है ई के बाद में मान लीजिए एक एफ एक्टिविटी है।
एफ एक्टिविटी है। इस एफ एक्टिविटी को शुरू करने के लिए मान लीजिए फोर्थ एक्टिविटी और ये फिफ्थ एक्टिविटी दोनों कंप्लीट चाहिए, लेकिन फोर्थ एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद में यहाँ एक और एक्टिविटी निकलेगी, जैसे अपन कह सकते हैं जैसे जी एक्टिविटी। तो समझिएगा यहाँ पर एक कंडीशन अलग से आ गई, क्या आ गई है कि एफ एक्टिविटी शुरू करने के लिए, एफ एक्टिविटी शुरू करने के लिए आपकी ये जो फोर्थ एक्टिविटी है ये भी कंप्लीट चाहिए और फिफ्थ भी कंप्लीट चाहिए। लेकिन यहाँ वाले इस डायग्राम के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, सिर्फ जो है वो फिफ्थ वाला इवेंट जो है यहाँ तक का कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अगर क्वेश्चन ने दे रखा है कि ऐप शुरू करने से पहले आपको डी और ई जो है वो दोनों कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब कि जैसे फर्नीचर का काम शुरू होने से पहले आपकी आरसीसी भी भरी हुई होनी चाहिए और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का काम इलेक्ट्रिशियन के द्वारा भी किया होना चाहिए, तभी जो फर्नीचर का मान लीजिए काम शुरू होगा। क्लियर है, समझ आ रही बात? तो हाँ जी, हाँ, जैसे वो नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए इस तरीके की कंडीशन देते हैं। समझ आ रही बात? तो एफ के लिए जैसे दे रखा है कि डी भी कंप्लीट चाहिए और ई भी कंप्लीट चाहिए, तो इस केस के अंदर और यहाँ से लेके चौथे से लेके पांचवें तक एक्चुअल में कोई एक्टिविटी है नहीं, तो ऐसे केस में जब हम क्या करते हैं, डमी एक्टिविटी जो वो इंट्रोड्यूस करते हैं। डमी एक्टिविटी जो है वो क्या करते हैं अपन इस तरीके से डॉट डॉट लाइन से जो वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, डमी एक्टिविटी, कि जो एक्टिविटी है नहीं लेकिन उस एक्टिविटी को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या फिर यूं कहते हैं कि डमी एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिसके अंदर टाइम कंज्यूम नहीं होता है। अभी एक्चुअल में कोई एक्टिविटी है नहीं, लेकिन अपन इसका रिलेशन बताने के लिए कि भाई फोर्थ और फिफ्थ दोनों कंप्लीट होने के बाद ही जो है, मतलब कि सॉरी डी और ई कंप्लीट होने के बाद ही जो वो एफ शुरू होगी। क्लियर है? तो इस वाले केस के अंदर अपन क्या करेंगे, इस तरीके की एक डमी एक्टिविटी जो वो इंट्रोड्यूस करेंगे और इस तरीके से अपन ये जो डायग्राम जो वो आगे बनाते जाएंगे। जैसे ये सिक्स्थ है और ये सेवन्थ है और इनके बाद में ये यहाँ पर आके दोनों मिल जाती है, ये एट्थ पे आके दोनों मिल जाती है। तो ये इस तरीके का डायग्राम बनाना जो है वो अपना पहला काम है, उसे सीखना है अपने को सबसे पहले। तो मैं क्वेश्चन एक दो लिखता हूँ और उनके बाद में जो उनको अपन करने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी जब बनाओ ना तो उसके अंदर कुछ चीजें ध्यान भी रखनी है, कि ऐसा नहीं कि ये एक्टिविटीज आप ये जैसे वो आप एक डायग्राम बताया होता है ना कि ये यहाँ पर एक लड़का है और यहाँ एक आइसक्रीम पड़ी है, इसको खिलाना है, और बीच में इस तरीके की ये सर्कल सर्कल इस तरीके की बना रखी होती है लाइनें की, ये यहाँ से इनके बीच से होके जाना है। तो वो स्टूडेंट जो वो ये यूं करके यूं कर देता है, इस तरीके से नहीं करना है ना। तो कोई भी एक्टिविटी इस तरीके से नहीं करनी है कि ये एक एक्टिविटी चल रही है, जैसे 1 to 2 इवेंट है और एक के बाद में 2 to 3 है और यहाँ जैसे 4 है, और फिर इसके ऊपर से काट के इस तरीके से जो वो फिफ्थ पे जाए, इस तरीके से नहीं करना है। या फिर इस तरीके से वापस जो है ले आओ, इस तरीके के जो डायग्राम के अंदर नहीं करना है। हाँ, ये कुछ कुछ फ्लो चार्ट के जैसा ही एक क्वेश्चन लिखिए और इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। भाई देखो, ये जो डायग्राम बनाना है ना, आपके एग्जाम में डायग्राम बनाने का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये अगर नहीं सीखा तो उसके बाद में बाकी की सारी चीजें जो वो सीख नहीं पाओगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली इसी के ऊपर जो सारी कैलकुलेशन बेस्ड होती हैं। जैसे ये लिखा है टास्क इमीडिएटली ये जो भी टास्क है ये करने से पहले ये वाले काम हो जाने चाहिए। जैसे एक एक्टिविटी ए है, उससे पहले कुछ भी नहीं है। बी है, उससे पहले कुछ भी नहीं है। सी है, उससे पहले। बी है, डी है, उससे पहले।
बी है, ई है, उससे पहले बी है, एफ है, उससे पहले ई है। कोशिश करें कि डमी एक्टिविटी जितनी कम हो उतना अच्छा है। एक जो है वो जी है, उससे पहले ए डी और सी है। एक बार आप ट्राई कीजिए इसको। हाँ, ये भी दिया जा सकता है। बन रहा है भाई? जैसे देखो क्या लिखा है, ए एक्टिविटी है, उससे पहले कोई भी नहीं है, और बी एक्टिविटी जो है उससे पहले कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों एक्टिविटी जो है वो इनिशियल जो इवेंट है उससे निकलेगी। एक तो ये ए एक्टिविटी और एक ये बी एक्टिविटी। ठीक है, सी एक्टिविटी जो है वो किससे निकलेगी? ये ए और बी। सी एक्टिविटी जो है वो निकलेगी किससे? बी से। सी एक्टिविटी जो है वो निकलेगी बी से। डी एक्टिविटी जो है वो निकलेगी बी से। डी भी जो वो निकलेगी बी से। ये डी एक्टिविटी। ई एक्टिविटी जो है वो भी निकलेगी बी से। अरे भाई गजब निकल रही है। और एफ जो है वो निकलेगी ई से। एक सेकंड, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया? एफ जो है वो निकलेगी ई से। पहले एक बार बनाए जो भी है, फिर करेक्ट जो वो करते रहेंगे। ये एफ जो है वो निकलेगा ई से। जी जो है वो निकलेगा ए डी और सी से। एक सेकंड, क्वेश्चन में तो ए ठीक है, बी बी ई ए डी। हाँ, अब देखो जी जो है वो कहाँ से लिखा है? जी लिखा है एक तो ए से। एक बार के लिए अपन जैसा भी ये बना रहे हैं ना, फिर इसको करेक्ट कर लेंगे। जी जो वो निकल रहा है ए से,
जी निकल रही है डी से, और जी को निकालना है सी से। अब एक के लिए जो तीन एक्टिविटी तो बन नहीं सकती। एफ निकल रही है ये भाई। भाई कैसे बनाया भाई, बताओ रे, किसकी पेंटिंग बढ़िया है? इसको थोड़ा यूं करते हैं अगर। ई और ई, उसके बाद में सी जो है उसको निकालें। सी जो है वो बी से, ये सी, ये डी, ये ई, और एफ जो है वो ई से। इससे आगे निकल गया ये एफ। जी जो है वो ए से, डी से और सी से। तो अपन एक काम ये कर सकते हैं, और इसको एक डम्मी के जरिए जोड़ दें। भाई ये लगभग ऐसा कुछ बनेगा। सी और डी को देखो, हर एक्टिविटी के लिए आपको अलग से लाइन बनानी होगी। कुछ चीजें जो रूल जो है कुछ ध्यान रखिएगा। एक तो क्या है, एक ही एक्टिविटी की दो लाइन नहीं बनेगी और दो एक्टिविटी की एक लाइन नहीं बनेगी। मतलब एक ही एक्टिविटी उसके लिए आपने दो लाइनें बना दी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरीके से, जैसे यहाँ भी सी लिख दिया यहाँ भी सी लिख दिया, इस तरीके से नहीं होगा। और एक ही एक्टिविटी के लिख के सी एंड डी इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। देखो भाई, यहाँ पर जो है प्रॉब्लम किसके बारे में है, इस जी के बारे में। जी जो है वो ए से भी निकल रहा है, सी से भी निकल रहा है और डी से भी निकल रहा है। तो अपन ने क्या किया, ए और सी जो है वो दोनों को तो यहाँ कंबाइन कर दिया, और डी को जो है वो क्या कर दिया, एक डमी लाइन के जरिए यहाँ पर जोड़ दिया, ताकि जी जो किससे शुरू हो जाए, ए सी और डी से, और ये तो है जो एफ से कंटिन्यू है। और एक रूल ये भी है कि भाई अब शुरुआत एक होगी और अंत जो है वो एक होगा। एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन है, एक्टिविटी है और ड्यूरेशन। 1 to 2 4 days, 1 to 3 12 days, 1 to 4 10 days, 2 to 4 2 to 5 6 days, 3 to 6 8, 4 to 6 10
5 to 7, 10, 6 to 7, 0, 6 to 8, 7 to 8 और 8 to 9, 8, 10 और 6। इसका ट्राई कीजिए भाई। देखो एक बार कोशिश करें, पहली बार में जो है रफ बनाने की कोशिश करें। ये 1 से 2, ये हो गया 1 से 3, ये हो गया 1 से 4। उसके बाद में 2 से 4, ये 2 से 4, 2 से 5, ये 2 से 5, 3 से 6, ये 3 से 6। उसके बाद में 4 से 6, ये 4 से 6, 5 से 7, 5 से 7 और 6 से 7। 6 से 7 जीरो लिखा है, मतलब कि डमी है। ये 6 से 7, 6 से 8, ये 6 से 8, 7 से 8, ये 7 से 8 और एक 8 से 9। ये 4 बेचारा खुला कहाँ पड़ा है? 4 से 6, 4 से जाना है भाई 6 पे, 4 से जाना है 6 पे। तो अपने को ये करना पड़ेगा, इसको जो है 4 से 6, ये 5, ये 7। क्या भाई सही बड़ा ट्राई क्या? 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 4, 2 से 5, 3 से 6, 4 से 6, 5 से 7, 6 से 7, 6 से 8 और 7 से 8 और 8 से 9। 1 से 4, ये अब ठीक है या अब इसमें कोई है गुंजाइश? अच्छा 2 से 4 भी है क्या कोई? 2 से 4 है, 2 से 4 तो अपने कर दिया है। 1 से 4, अच्छा 1 से 4 और है क्या? 1 से 4 और है। 1 से 2, 1 से 2, अच्छा 4 4 दो बार लिख दिया। ओके ओके ओके। ओके, तो अपन एक काम करते हैं, इसको ये थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, 4 को यहाँ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 1 से 4। 2 से 6 भी है क्या भाई, या 4 से 6 ही है? ये 4 से 6। अब ठीक है। अब ठीक है भाई। 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 4, 2 से 5, 3 से 6, 4 से 6,
5 से 7, 6 से 7, और फिर 6 से 8, फिर 7 से 8 और 8 से 9। अब ठीक है, क्लियर है भाई? बहुत सारे तरीकों से बन सकता है। अब इसको अपन थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना लेते हैं ताकि अच्छा दिखे थोड़ा। हम्म, 2 4 3। ये हो गया आपका 1 2 4 और 3। ठीक है, उसके बाद में 2 से 4, 2 से 4, उसके बाद में 4 और 3 से जाएगा 6 पे। ये भेज देते हैं। 6, 4 से और 3 से, दोनों से गया 6 पे। 2 से कहाँ गया है? 5। 2 से 5, फिर 5 जो है वो कहाँ जाएगा? 7 पे। ये हो गया 5। फिर 5 जो है वो भी 7 पे जाएगा और 6 भी 7 पे जाएगा, तो इनके बीच में ले लेते हैं। 5 भी 7 पे है और 6 से 7 वाली जो है वो डमी एक्टिविटी है। फिर जो है वो एक एक्टिविटी 6 से 8 पे जा रही है, एक 7 से 8 पे जा रही है। भाई इनकी लेंथ जो वो कितनी भी हो सकती है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पर ये हो गई एक 8 से 9। हाँ, अब देखो कितना अच्छा बना है डायग्राम। अरे डायग्राम तो अच्छा बना है, पर ये इधर उधर नहीं हो रहा है। ये सही है भाई, समझ आ रहा है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसको एक एक के अंदर ही दिखे ऐसा बना देते हैं ना, ताकि अब इसमें टाइम भी लिखेंगे। कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया अभी। 1 से 2, 4, 3, 4, 2 से 5 और 7, 2 से 5, 5 से 7, 4 से 6, 6 से 7, 3 से 6, 3 से 6, और फिर जो है वो 5 और 6 से 7 है, ये हो चुका है। 6 से फिर सीधा 8, 7 से 8 और 8 से 9। ठीक है भाई, अब ये क्लियर है ये?
भाई डायग्राम ये ऐसा ही बनेगा ना, 1 से 2, 1 से 4, इसमें कोई है क्या, एरर है क्या? ठीक है ना। अब जो है इनका लिखते हैं भाई, इनका ड्यूरेशन। 1 से 2 जो है वो कितना है, 4। 1 से 2 जो है वो 4, 1 से 3 जो है वो 12, 1 से 4 जो है वो है 10। उसके बाद में है 2 से 4 8, 2 से 4 8, और उसके बाद में 2 से 4 8, 2 से 5 जो है वो 6, 2 से 5 जो वो 6 दिन लगते हैं। 3 से 6 8, 3 से 6 8, उसके बाद में 4 से 6 10, 4 से 6 10 दिन लगते हैं। उसके बाद में 5 से 7 10, 5 से 7 जो है वो 10 दिन लगते हैं। 6 से 7 जो है वो 0, क्योंकि ये तो डमी एक्टिविटी है। 6 से 8 जो है वो दिन लगते हैं 8, 6 से 8 जो वो दिन लगते हैं 8। 7 से 8 जो वो दिन लगते हैं 10, और 8 से 9 जो है वो दिन लगते हैं 6। भाई इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई जो वो ये नहीं सोचे कि शायद यहाँ पर तो 10 दिन लग रहे हैं इसकी छोटी सी लाइन, और इसकी 8 दिन ही लग रहे हैं, लेकिन इसकी लाइन जो वो लंबी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ जो वो मायने नहीं रखती। अब इसके अंदर डायग्राम के अंदर अपने को क्या करना है, अभी जो है वो आज एक तो डायग्राम सीखना है, और उसके ऊपर जो ई और एल लिखते हैं वो लिखना है। ई और एल क्या है, देखो पहली एक्टिविटी आपको कब शुरू कर देनी चाहिए, पहले ही दिन शुरू कर देनी चाहिए। ये क्या है, अर्लीस्ट टाइम, मतलब कि जल्दी से जल्दी अगर शुरू करें ना, तो ये एक्टिविटी कब हो सकती है, 0 डेज पे हो सकती है। अगर इसकी बात करें तो दूसरी एक्टिविटी शुरुआत कब हो सकती है, ई इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि इसके अंदर एक ही एक्टिविटी आ रही है जिसमें 4 दिन लगते हैं, तो 4 दिन जैसे ही होंगे, 4 दिन बाद आप दूसरी एक्टिविटी पे क्या कर सकते हो, जा सकते हो। ये वाली एक्टिविटी जो है कब शुरू कर सकते हो, एक ही एक्टिविटी आ रही है और 12 दिन में शुरू कर सकते हो। अब यहां समझिएगा, ये कह रहा है कि चौथी के बाद की जो एक्टिविटी है वो शुरू होने से पहले ये कंप्लीट होना चाहिए। समझ आ रही है बात, कि भाई जैसे आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे, उसके लिए नेट जो वो हो जाना चाहिए। समझ आ रही बात, इस तरीके से। वैसे उसके अंदर इंटरव्यू तक की डेट है, लेकिन अपन एक एग्जाम्पल लें तो कि भाई जब आपका जो टाइल्स वगैरह का काम शुरू होना उससे पहले प्लास्टर जो वो हो जाना चाहिए, दीवारें जो बन जानी चाहिए। तो दीवारें भी बन जानी चाहिए और प्लास्टर भी हो जाना चाहिए, उसके बाद ही जो क्या होगी, टाइलें जो है वो लगेगी। क्लियर है। तो एक काम तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 10 दिन में पूरा हो जाएगा। ये तो जो है वो 10 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना लगेगा, 4 और 8 कितना, 12। तो ये इवेंट पूरी तरीके से तैयार कब होगा, 10वें दिन या 12वें दिन। इसके ऊपर आगे के काम कब से शुरू होंगे, 10वें दिन से या 12वें दिन से। आराम से सोच के बताइए। जैसे फर्नीचर वाले ने कहा कि मैं फर्नीचर का काम तब शुरू करूंगा जब दीवारें जो वो पूरी तरीके से तैयार हो, और उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन ने आके इलेक्ट्रिसिटी लगा चुकी हो। अपने प्लास्टर तो 10 दिन में हो गया, लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन है वो आके काम करके 12वें दिन छोड़ रहा है, तो फर्नीचर वाला काम कब शुरू करेगा, 12वें दिन से शुरू करेगा। समझ आ रही बात। देखिएगा क्या कह रहा है, उसने दो कंडीशन डाली है फर्नीचर वाले ने, कि मैं मेरा काम शुरू करूंगा, लेकिन मैं मेरा काम शुरू करूं तब मुझे क्या चाहिए, एक तो इलेक्ट्रीशियन का काम जो वो पूरा होना चाहिए, ताकि मुझे जो है वो फर्नीचर का काम करते वक्त इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन रहेगा, जरूरत रहेगी। इस वजह से इलेक्ट्रीशियन का काम पूरा हो जाना चाहिए, और प्लास्टर जो है वो काम पूरा हो जाना चाहिए। समझ आ रही बात। अब प्लास्टर वाला काम तो 10 दिन पूरा हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रीशियन जो आके 12वें दिन जो उसका काम कंप्लीट होगा, तो फर्नीचर वाला काम कब शुरू कर पाएगा, 12वें दिन से शुरू कर पाएगा। समझ पा रहे हो बात। रीजन क्या है 12वें दिन से शुरू कर पाएगा, क्योंकि दोनों काम कंप्लीट चाहिए। समझ आ रही बात, दोनों काम कंप्लीट चाहिए, तब जो है वो आगे वाला काम शुरू होगा। तो उस केस के अंदर 10 और 12 में से आप क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे। क्या लेंगे आप, मैक्सिमम लेंगे। 10 और 12 में से आप क्या लेंगे, क्या इसको एक बार, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक बात।
क्लियर है। इसके बाद में ये वाली बात करें, अगर 4 दिन में ये हो जाएगा, इसके ऊपर एक ही एक्टिविटी आ रही है, और 4 और 6 10वें दिन से ये जो है वो इवेंट कंप्लीट आ जाएगा, और इसके ऊपर काम जो वो शुरू किया जा सकता है। 4 और 6 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें आ रही है, देखो, एक तो 12 और 10 कितना 22, एक तो कितना है, इस साइड लिख देते हैं, एक तो है 22, और एक के कितना है 12 और 8 कितना है 20। तो दोनों काम कंप्लीट कब होंगे, तभी इससे आगे वाला काम शुरू होगा, तो वो किस दिन होगा 22वें दिन। तो यहाँ ई जो है वो कितना हो जाएगा 22। क्लियर है। उसके बाद में ये 10 और 10 कितने 20वें दिन से या इसके हिसाब से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक डमी एक्टिविटी और से जुड़ा हुआ है जो कह रहा है कि नहीं 22वें दिन जो है वो आपका ये काम कंप्लीट होगा, तो इसके आगे का काम, इसके पास दो ऑप्शन है कि या तो 20वें दिन शुरू करें या 22वें दिन शुरू करें, मतलब 22वें दिन। तो इससे आगे शुरू करने के लिए इससे पहले वाली पूरी एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए। एक एक्टिविटी 20 में हो जाएगी, लेकिन एक एक्टिविटी बाकी रह जाएगी जो कि 2 दिन बाद में पूरी होगी, 22वें दिन पूरी होगी। तो इससे आगे का काम कब से शुरू हो पाएगा 22वें दिन से शुरू हो पाएगा। 22 और 10 32, और यहाँ पर कितना है 22 और 8 30। 30 और 32 में से क्या लेगा, ई इज इक्वल टू 32। और उसके बाद में लास्ट जो है वो, इसमें तो एक ही काम आ रहा है, तो 32 से ये 38। यहाँ ये कितना है 38। इसको एक बार वापस देख लीजिए। क्लियर है। इसे अपन क्या कहते हैं फॉरवर्ड, कि भाई अपन आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में बैकवर्ड चलेंगे। बैकवर्ड जो है उसमें क्या करेंगे कि लेट से लेट कब काम हो शुरू हो तब भी चलेगा। तो इसको क्या लिखा जाता है, विजिबल है ना, ये रेड कलर भी दिख रहा है ना। लास्ट एक्टिविटी में हमेशा ये क्या होगा, इसके बराबर ही होगा। इसमें क्या करना है, इसमें से ड्यूरेशन जो वो कम करना है। 38 - 6 एल कितना हो जाएगा यहाँ पर 38 - 6 32, या वाइट कलर से लिखें 32 - 6 जो है वो कितना हो गया 32। अब यहाँ पर समझिएगा 32 - 10, यहाँ पर एल कितना हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा 22। यहाँ वाले में देखिए एल जो है इससे दो एक्टिविटी निकली है, तो इसके जो एल भी है जो है वो दो आएंगे। एक तो 32 - 8 एल जो है वो कितना आ रहा है इसका, एक तो 32 - 8 जो कि कितना आ रहा है 32 में से 8 गए 26, और एक क्या आ रहा है 22 - 0 कितना 22। नहीं आ रहा है क्या, कैलकुलेशन सही है क्या मेरे पे, 22 - 0 कितना आ रहा है 22। तो इसमें क्या लेंगे मिनिमम लेंगे, इसमें क्या लेंगे मिनिमम लेंगे। अभी बताते हैं इसका मिनिमम क्यों लेंगे। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। दो ऑप्शन कौन कौन से थे 26 2 और 26, 32 - 8 जो 8 32 - 8 24 होते हैं ना, 24 और 26। एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई है ना, दोनों ही गलत लिख दिए 24 और 22। 32 में से 8 गए तो बचे 24, और 22 - 0 जो वो 22, सॉरी दोनों जो गलत लिख दिए थे। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। ठीक है, 22 और 24 में से यहाँ मिनिमम लेंगे। इसके बाद में ये वाली इससे तो क्योंकि एक ही एक्टिविटी निकल रही है तो इसका तो सीधा आएगा 22 - 8 कितना है, 22 - 8 कितना आ रहा है
एल इज इक्वल टू 40। यहाँ कितना आ रहा है 22 माइनस 10, एल कितना आ रहा है 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ कितना है, एल 22 है, 22 में से 10 गए, यहाँ एल कितना है 12, 12 में से 6 गए, एल कितना है 6। अच्छा यहाँ से भी आ रहा है 12 माइनस 8, 4 और 6, 4 और 6 तो क्या होगा, दोनों में से मिनिमम वाला 4 वाला हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 0 4, 12 माइनस 12 0, और 12 माइनस 10 2। तो एल के पास ऑप्शन यहाँ पर कितने हैं, 3 है, 0 2 और 0। तो कितना हो जाएगा 0। क्या मैंने सही लिखे हैं भाई, 12 14 12 12, 4 और 4 10 12 22 22। हाँ जी, अभी अभी बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, चिंता ना करें। ये हो गया यहाँ तक का। ये जो है अपन ने क्या लिखे हैं, ई और एल लिखे हैं। अब इसके अंदर जो है क्या होता है, क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या है, क्रिटिकल पाथ कहा जाता है लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ मतलब कि ऐसा पाथ जिसके अंदर एक भी दिन की अगर देरी हुई, अगर एक भी दिन की देरी हुई, हाँ अभी बता देते ना। अगर क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या है, ऐसा पाथ जिसके अंदर एक भी दिन की अगर देरी हुई, तो उस केस के अंदर जो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट पूरा ही एक दिन से आगे बढ़ जाएगा। मतलब कि उसके अंदर आप एक दिन भी ये उम्मीद नहीं कर सकते या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहां पर आप एक दिन की दूरी, एक दिन की देरी भी कर सकते हैं। और वो कैसे पता करते हैं, वो लाइन जिसमें ई और एल जो वो क्या हो, कंटिन्यूअसली बराबर हो, उसे अपन क्या कहेंगे, उस लाइन को अपन क्या कहेंगे, क्रिटिकल पाथ जो वो कहेंगे। समझिएगा, यहाँ 38 है, यहाँ 32 है, तो ये क्या होगा, क्या भाई कैसे होगा ये, चलो मैं एक और लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ ना। ये क्या है, आपका क्रिटिकल पाथ का हिस्सा, 32 यहाँ पर कितना है 22 और 22, और यहाँ कितना है 22 और 22, दोनों में 22 ही आ रहा है क्या। हम्म, एक सेकंड, इसके क्रिटिकल पाथ कितने बने, हाँ एक बार के लिए बनाते हैं, फिर जो वो देखते हैं अपन, है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पर कितना है 12 और 14, ये नहीं आएगा। इसके बाद में यहाँ पर कितना है 12 और 12, दोनों जगह बराबर है, तो ये वाला जो है वो इससे कनेक्ट होगा। फिर इसके बाद में 4 और 4, ये और जो ई और एल जो है उनका जहाँ पर इक्वल है, वो वाली जो लाइन है वो चलती रहेगी। क्लियर है, अब समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा एक बार, अब पूरे इस डायग्राम को, अब पूरे को एक साथ समझिएगा, तब आपको जाके ये चीजें समझ आएगी। हमने इससे पूछा कि अगर इस प्रोजेक्ट को करना है तो कितने दिन लगेंगे, समझ आ रही बात। हमने इनसे पूछा कि कितने दिन लगेंगे, तो उन्होंने कहा देखो, अगर आप पहली से दूसरी एक्टिविटी पे जाओगे आपको 4 दिन लगेंगे, फिर दूसरी के बाद में जो चौथी पे जाओगे आपको 8 दिन लगेंगे, चौथी से लेके 10वीं तक जाओगे 10 दिन लगेंगे, और फिर सॉरी चौथी से छठी तक जाओगे तो 10 दिन लगेंगे, छठी से लेके 8वीं तक जाओगे तो 8 दिन लगेंगे। ये अलग अलग जो रूट है उनको आप क्रिटिकल पाथ को 2-3 तरीके से देख सकते हो ना। क्रिटिकल पाथ को आप एक तो इस तरीके से देख सकते हो, ये डायग्राम आपका लिया है आपने, ठीक है। क्या क्या रूट हो सकता है, एक तो 1 2 फिर 5 फिर 7
फिर 8 और फिर 9, या फिर हो सकता है 1 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8 और उसके बाद में 9। या फिर हो सकता है कि आप 1 उसके बाद में 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6 और उसके बाद में सीधा जाए 8 पे और फिर जो जाए 9 पे। एक आपके पास ऑप्शन है 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8 और उसके बाद में 9। इन सब का जो आप ड्यूरेशन लिखोगे और जिसका सबसे ज़्यादा आएगा वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। इन सब में से जो सबसे ज़्यादा जिस पे आएगा, जिसका टोटल डेज सबसे ज़्यादा आएंगे, वो आपका क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। इसीलिए क्रिटिकल पाथ को कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट पाथ, जो सबसे लंबा पाथ है वो क्रिटिकल पाथ है। अब समझिएगा, अब ये जो ई और एल जो वो लिखे हैं वो क्या है। ई तो आपको समझ आएगी भाई, इसको शुरुआत कब से कर सकते हैं। एल जो है वो लास्ट से लास्ट इसको कब तक कंप्लीट करना है। देखो, इसको सबसे लास्ट से लास्ट कितने दिन में करना है, 38 दिन के अंदर करना है। इसको कितने में करना है, 38 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। इसको कितने दिनों में करना है, 38 माइनस 6 सीधा सीधा है कि 32 दिन तक जो है वो, एक से सीधा 4, हाँ ये भी आ सकते हैं, सॉरी है ना, वो जितने तरीके हैं वो सारे लिख दीजिएगा। एक क्या तरीका है, 1 4 6 8 और 9, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद में 1 1 4 6, फिर ऊपर की साइड में जाके 7 8 और 9, जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे लिखोगे ना, जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा। ई समझ आया, अब एल समझिए। देखो, अपने को काम कितने दिनों में कंप्लीट करना है, 38 दिनों के अंदर काम कंप्लीट करना है, जिसमें से 8 से 9 में जाने में हमें कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। तो 38 माइनस 6, ये काम कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, 32वें दिन तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप ओवरऑल टोटल इस प्रोजेक्ट को बाहर नहीं जाने देना चाहते हो, आपकी जो डेट डिसाइड है उस डेट से बाहर नहीं जाने देना चाहते हो, तो उस केस के अंदर आपको ये कब तक कंप्लीट करना है, 32वें दिन तक कंप्लीट करना है। क्लियर है। इसके बाद में ये तो आपके पास एक ही तरीके से आ रहा है, तो उस केस के अंदर आप क्या कहोगे, 32 माइनस 10 कितने, 22वें दिन तक ये काम जो है वो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप क्या कहोगे, 32 माइनस 8, आप क्या कह रहे हो, कितने दिन तक कंप्लीट कर सकते हो, 24वें दिन तक कंप्लीट कर सकते हो। कितने दिन तक, 24वें दिन तक। या फिर आप क्या कह रहे हो कि 22 माइनस 0 कितने दिन तक, 22 दिन तक। अब आपने अगर क्या कर लिया, यहाँ पर कहा कि ठीक है 22 और 24 में से मैं क्या कर दूंगा, 24वें दिन तक कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपने ये 24वें दिन तक कंप्लीट किया, अगर ये 24वें दिन तक कंप्लीट किया, तो उस केस के अंदर इसका ई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, 24 और 8 इसके पास कितने हो गए, एक ऑप्शन 24 और 8 कितने आ गए इसके ई के लिए, 24 और 8 हो गए 32, और ये कितने हो जाएंगे, 24 और 10 कितने हो जाएंगे, 34। तो इसका ई कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात। फिर इसका ई कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात क्या है ये मेरी। तो इस केस के अंदर वापस जब बैकवर्ड देखोगे, जब वहां से कैलकुलेशन शुरू करोगे, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, मिनिमम वाला जो है वो सेलेक्ट करोगे। तो इन दोनों में से कम आएगा उसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात। फिर ये 22 माइनस 10 जो है वो 12, इसके तो एक ही एक्टिविटी आ रही है, इसके भी एक ही एक्टिविटी आ रही है, तो 12 माइनस, अच्छा इसके दो आ रही है, 12 माइनस 6 6 और 12 माइनस 8 4। वो कह रहा है कि 4 दिन या 6 दिन। अगर आपने 6 सेलेक्ट कर लिया, 6 सेलेक्ट कर लिया, तो फिर इसका आगे वाले का ई जो क्या होना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। 6 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 14। तो इसका ई जो क्या होना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्रिटिकल पाथ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लॉन्ग जो है वो और ज़्यादा आगे खिसक जाएगा। तो और उसके बाद में ये जो इसके पास एल जो है वो इसी तरीके से रहेगा। और एल और ई जो है वो पहले और लास्ट वाले के हमेशा ही आपके सेम ही रहने चाहिए। इसके 0 0 और उसका जो लास्ट ड्यूरेशन है वो इस जो है वो बराबर होना चाहिए।
ये जो अपन ने पहले ई कर रहे थे ना, ये या डायग्राम इस तरीके से चल रहे थे, ये जो है वो पूरा क्या कहलाता है, फॉरवर्ड स्टडी, कि भाई अपन आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो एल की स्टडी हो, ये क्या है, बैकवर्ड स्टडी, अपन क्या कर रहे हैं, पीछे की साइड के अंदर चल रहे हैं। समझ आ रही है बात यहाँ तक की? क्लियर है यहाँ तक की बात है भाई? अगर आपका ये इतना पोर्शन बन गया ना, तो फिर इस चैप्टर के अंदर जो कुछ भी मतलब बचेगा नहीं जिसके अंदर जो आपको कोई दिक्कत आएगी। जीरो टू टू। अच्छा, यहाँ पर बात कर रहे हो? अ, अच्छा, 0 2 2 आ रहा है क्या यहाँ पर? 12 - 10, 0 2 2 आ रहा है ना? यही कह रहे थे कि भाई 14 - 12 जो है वो कितना आ रहा है, 2। और इसका एल कितना, 12 - 10 कितना है, 2। तो उसका कितना, 4 - 4 0। तो मिनिमम जो वो 0 वो सेलेक्ट होगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक की बात समझ आ रही है? ठीक है। तो अभी जो है अपना सेशन यहीं पर रखते हैं। मैं अभी जो आपको व्हाट्सएप पे जो है या इसके ऊपर जो वो आपको क्वेश्चन अपडेट कर देता हूँ मैं, जिसमें ये आपको जितने भी है उनके सबके डायग्राम बना के ई और एल जो है वो लिखना है। बाकी वाले में जो है फ्री फ्लोट वगैरह जो कैलकुलेट करना होता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट वगैरह, उसके अंदर कुछ है नहीं। उसके अंदर सिर्फ फॉर्मूला और फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है कि एल माइनस जो वो एक्टिविटी या ई प्लस एक्टिविटी, इस तरीके से। तो बाकी सारी चीजें जो वो आपकी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। बस आपको ये जो एक बार डायग्राम और ई और एल जो वो कैलकुलेट करना अच्छे से सीखना है। क्लियर है? तो यहाँ तक का देखिएगा। कल जो है अपनी टाइमिंग जो है वो, कल से एक दिन जो है, अब एक दिन ही बचेगा इसमें, पर्ट सीपीएम जो कल तक कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स के साथ में देख लेंगे। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कोई डाउट आए तो भेजते रहिएगा ना।